हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है सजेशंस फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए सुझाव। इसमें सुनिए, यद्यपि सरकार द्वारा किए प्रयासों के फलस्वरूप संतुलित प्रादेशिक विकास में सहायता पहुंची है, परंतु अभी इस दिशा से बहुत कुछ करने को बाकी हैं। अतः भारत में उद्योगों के प्रादेशिक वितरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। विस्तृत विवेचना के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ें। इसमें नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, यानी कि पिछड़े प्रदेशों की पहचान। इसमें सुनिए, प्रादेशिक असमानताओं की समस्या का निरपेक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए और केंद्र द्वारा सौतेले व्यवहार की शिकायतें दूर करने के लिए किसी समरूप कसौटी का प्रयोग करते हुए पिछड़े प्रदेशों की पहचान की जाए। नंबर 2, सेपरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ईच स्टेट, यानी कि प्रत्येक प्रदेश के लिए पृथक विकास कार्यक्रम। तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के उपरांत प्रत्येक प्रदेश के लिए पृथक विकास कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। उदाहरण, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में स्थित जिन पिछड़े क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कृषि विकास की गति मंद है, साथ ही खनिज संसाधनों का अभाव है, उनमें विकास कार्यक्रमों का प्रसार कृषि में प्रौद्योगिक प्रगति और जल व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण और परिवहन एवं संचार सुधार से लेकर सामाजिक एवं संस्थागत सुधार तक होना चाहिए। फिर पश्चिमी राजस्थान के जिन अकाल प्रवृत्त प्रदेशों में विकट परिस्थितिगत न्यूनताएं तथा सीमित विकासात्मक संभावनाएं हैं, उन प्रदेशों के लिए कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो स्थानीय युवकों को आसपास के श्रेष्ठ आर्थिक सुअवसरों वाले प्रदेशों में जाने के लिए प्रशिक्षित करें और उन प्रदेशों में प्राकृतिक साधनों के विकास की परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नंबर 3 आता है पोटेंशियलिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, यानी कि नए उद्योगों के विकास की संभावनाएं। न केवल वर्तमान उद्योगों द्वारा औद्योगिक विकास की क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, बल्कि नए उद्योगों के विकास की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिए। नए उद्योगों के विकास की जितनी ही अधिक संभावनाएं होंगी, उद्योगों के प्रादेशिक वितरण का कार्य उतना ही सरल हो जाएगा। नंबर 4 आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, यानी कि लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विकास। इसमें सुनिए, कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले औद्योगिक असंतुलन को कम करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। बड़े उद्योगों को सभी प्रदेशों में स्थापित किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तथा विशेष सुविधाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए औद्योगिक विकेंद्रीकरण तथा संतुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ये सामान्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जा सकते हैं। ऐसा करने से बड़े बड़े उद्योगों की
एकाधिकार प्रवृत्तियों पर रोकथाम की जा सकती है तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। नंबर 5 आता है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सुनिए, यानी कि विद्युत शक्ति का विकास। उद्योगों के विकेंद्रीकरण में विद्युत शक्ति का भी विकास बहुत सहायक होता है, चूँकि विद्युत शक्ति को देश के कोने कोने तक ले जाना संभव होता है। इसलिए अनेक नए क्षेत्रों में उद्योगों का स्थानीयकरण सुविधा के लिए संपूर्ण देश को शक्ति क्षेत्रों में बांटकर क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक आधार पर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नंबर 6 आता है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि यातायात व्यवस्था में सुधार। इसमें सुनिए, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि उद्योगों के स्थानीयकरण में यातायात व संचार व्यवस्था का भी विशेष महत्व रहता है। अतः प्रादेशिक आधार पर एवं संतुलित औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए यातायात और संचार के विभिन्न साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि यातायात के विभिन्न साधनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। नंबर 7 आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का विकास। भारत में हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों का तीव्र गति से विकास कृषि विकास के माध्यम से हुआ है। हरित क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे कई राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। अतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार आदि के पिछड़े क्षेत्रों को सुधरे बीज, रासायनिक खादों, कीटनाशकों के माध्यम से और सबसे बढ़कर कृषकों को सिंचाई एवं ऋण सुविधाएं प्रदान कर विकसित किया जा सकता है। नंबर 8 आता है प्रोविज़न ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रोफेसर राजकृष्ण ने सुझाया कि अधिकतर सार्वजनिक विनियोग को पिछड़े क्षेत्रों में संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाए, ताकि वे गरीबों के लिए नए रोजगार और आय स्रोत प्रदान कर सकें। इसके अतिरिक्त अंतरक्षेत्रीय प्रादेशिक असमानताएं दूर करने की नीति में सम्मिलित हों। राज्य, जिला और निम्न स्तरों पर कार्यकुशल आयोजन, कार्यान्वित प्रणालियों का निर्माण, जिन्हें पर्याप्त विकेंद्रीकृत शक्तियां प्राप्त हों एवं बहुत अधिक वित्तीय संसाधन केंद्र से राज्यों को ले और राज्यों से जिलों, ब्लॉकों को बांटे जाएं। नंबर 9 आता है हार्नेस ऑफ यंग फोर्स, युवा शक्ति का दोहन। भारत को जनांकी के लाभांश प्राप्त है। देश की कुल जनसंख्या में काम करने योग्य जनसंख्या का अनुपात 55% से अधिक है। यदि इस संसाधन श्रम की पूरी उत्पादकता का विदोहन कर लिया जाए तो आर्थिक विकास की दर को वैश्वीकरण के बिना भी उच्चतर स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। साथ ही यदि वैश्वीकरण की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तो उसके लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। संपर्कता से जुड़ी समस्याओं का समाधान, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराकर वित्तीय साधनों तक निर्धनों एवं वंचितों की पहुंच सुनिश्चित करके ग्रामीण सड़कों को प्रत्येक मौसम के अनुकूल बनाकर तथा संचार सुविधाओं का विस्तार कराकर किया जा सकता है। ऐसा होने पर ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ों लोग वैश्विक बाजारी अवसरों का अधिक लाभ उठा सकने में सक्षम होंगे। इससे काफ़ी हद तक क्षेत्रीय विषमता भी रुकेगी, क्योंकि गांवों से शहरों की ओर पलायन नियंत्रित होगा। नंबर 10 आता है प्रोविज़न ऑफ सुइटेबल फंड्स, पर्याप्त कोषों की उपलब्धता। पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु राज्यों को केंद्र द्वारा पर्याप्त कोष उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भारी विनियोग वाली परियोजनाएं चालू करने के सिवाय इन क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए। नंबर 11 पेरियोडिकल इवोल्यूशन, यानी कि सामयिक मूल्यांकन।
पिछड़े हुए क्षेत्रों में लागू किए गए विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बावजूद किसी क्षेत्र का पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो पाए, तब उन सुविधाओं की कमियों और सीमाओं का पता लगाया जाना चाहिए। नंबर 12 आता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स, समृद्धिशील बिंदु का विकास। जैसा कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्रेरणाओं पर कार्यकारी समूह ने सिफारिश की है, पिछड़े प्रदेशों में संवर्धनशील बिंदु विकसित किए जाएं। यह नीति इस प्रकार की शहरी बस्तियां स्थापित करने की परिकल्पना करती हैं जो श्रमिकों को पड़ोसी गांवों से ऐसे शहरों में भेजे जाने को प्रोत्साहन दें। इससे निर्माण लागतें कम होंगी, शहरी नौकरियों से उपार्जित आय के प्रवाह के माध्यम से ग्राम विकास का पोषण होगा और नए विचारों तथा नई उत्पाद तकनीकों के ज्ञान एवं जीवन पद्धति का प्रसार होगा। नंबर 13 आता है अदर सजेशंस, अन्य सुझाव। सभी राज्यों ने पिछड़े एवं विशेष समस्याओं वाले क्षेत्रों के विकास के लिए अलग परिव्यय की व्यवस्था नहीं की। राज्यों को यह बात स्वीकार करनी अनिवार्य है कि बिना विशेष प्रयास किए, जिसमें अलग राशियों का आवंटन भी शामिल है, विभिन्न क्षेत्रों में असमानताएं दूर नहीं की जा सकती। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में ऐसी बाधाएं हैं जिनको दूर करने के लिए समन्वित योजना प्रणाली अपनानी आवश्यक है। पहली 5 योजनाओं में इसकी उपेक्षा की। छठी योजना में इस कमजोरी को दूर करने के लिए समन्वित ग्राम विकास की रणनीति द्वारा प्रयास किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का स्थिति निश्चयन बहुत आवश्यक है, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जिनमें जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, जहां औद्योगिक विकास के लिए संसाधन पाए जाते हैं। राज्य के अंदर के असंतुलन का समाधान तो राज्य सरकार ही कर सकती हैं और किसी भी राज्य में संतुलित विकास के लिए स्थानीय आयोजना ही मुख्य उपकरण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।